बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि जजेस के ख़त के मामले के ऊपर वफाकी हुकूमत ने एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाने का फ़ैसला किया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मौजूद थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद थे। अब ये जो मुलाकात थी, इस मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो जजेस के ख़त के मामले के ऊपर तहकीकात करे कि जजेस का जो मुबैना ख़त है जिसमें जजेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि ISI जुडिशल मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है, इसके ऊपर एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना। अब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की समाअत करने से माजरत कर ली और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के नाम अपने ख़त में लिखा कि मैं इस इंक्वायरी कमीशन की समाअत करने से इसलिए माजरत कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा अख्तियार में ये चीज़ आती है और मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस इंक्वायरी कमीशन को हेड करूँगा तो फिर ये अदलिया के मामलात में मुदाखलत होगी और ये जुडिशरी के मामलात में एक मुदाखलत होगी, इसलिए जुडिशरी खुद इस मामले को देखे। अब चूँकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जजेस के ख़त के मामले पर अज खुद नोटिस लिया और 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच जजेस के ख़त के मामले के ऊपर बुध को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनिल्ला, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसरत अली, ये 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये बुध के दिन इस 6 जजेस के ख़त के ऊपर इस केस की समाअत करेगा और सारा कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अज खुद नोटिस लिया, उससे पहले जब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम दिया गया और कहा गया कि जी जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो साबिक रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे। उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, 2004 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। बड़ी अच्छी बड़ी क्रेडिबल शख्सियत रहे और बड़े अच्छे और बड़े दबंग फैसले किए उन्होंने। परवेज़ मुशर्रफ की एमरजेंसी जैसे जो निफाज थे उनको गैर आइनी करार दिया, उनको गैर कानूनी करार दिया। और वो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव केस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, उनको ये भी एजाज़ हासिल है और वो एडहॉक जज के तौर पर उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी। और इसी तरह जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, वो ये है कि जब जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे जो बड़े सीनियर जज थे, जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब जो हैं जब वो परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में, एक चीज़ मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब उस जो है वो उस बेंच के अंदर उस केस की समाअत कर रहे थे तो उसमें जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी थे। और वो जो बेंच है वो दरअसल इस बुनियाद पर बना था कि उस वक्त के जो साबिक सदर थे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा था और वो रेफरेंस पर जो समाअत हो रही थी उस बेंच को हेड कर रहे थे जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे। उस बेंच का भी जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो है वो हिस्सा थे और वो जो रेफरेंस है उसका फ़ैसला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक़ में आया। और इफ्तिखार चौधरी जो है जब उनके हक़ में ये फ़ैसला आया तो वो बतौर जो है वो जज अपने ओहदे पर बहाल हुए, चूँकि वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। और वो जो रेफरेंस था वो इफ्तिखार चौधरी के जो हक़ में आया था, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के वकील जो हैं वो चौधरी एतजाज़ हसन हुआ करते थे। तो एक तो बड़ा अच्छा उन्होंने दबंग फैसला दिया। फिर इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ की जो एमरजेंसी जैसे जो फैसले हैं उसके ऊपर उनकी नज़र षानी की अपील को मुस्तरद किया। बड़े दबंग जज थे, बहुत अपराइट शख्सियत थे और बताया जाता है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उनकी एहलिया के ये करीबी रिश्तेदार भी हैं। जो साबिक हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं जलील अब्बास जिलानी, उनके भी ये रिश्तेदार बताए जाते हैं। तो इसी तरह
काफ़ी इन्होंने अच्छा नाम बनाया, काफ़ी अच्छी शोहरत थी। लेकिन अब चूंकि इन्होंने इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि मैं इस इंक्वायरी कमीशन को हेड नहीं करूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खुद नोटिस ले चुकी है और एक लार्जर बेंच बना चुकी है। अब देखें, एक तो जो है ना, हमारे यहाँ पर कुछ लोग कानून को पढ़े बगैर कानून के ऊपर तज्ज़िया और तबसरे शुरू कर देते हैं। और तहरीक इंसाफ ने जब ये इंक्वायरी कमीशन बना था तो उन्होंने जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का जो नाम था उसको मुस्तरद किया, जबकि ये वही तहरीक इंसाफ है जिसने 2018 में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म नाम पेश किया था और इनके नाम की मंजूरी देने का भी फैसला किया था कि जी हमारी तरफ से इनका नाम ओके है। और ये वही तहरीक इंसाफ है जो अब इसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा कर रही है और वो कह रही है कि जी फुल कोर्ट बनाए। देखें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 वो तय हो चुका है उसमें कि जो 184(3) के तहत खुद नोटिस का इख्तियार होगा वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान के पास होगा, ठीक है। और चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के 2 मोस्ट सीनियर जज साहिबान से मुशावरत करनी पड़ेगी। इसके ऊपर पार्लियामान ने कानून साजी भी की और ये कानून बना। अब चूंकि 184(3) के तहत देखा जाए तो जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए, तो सर जब फुल कोर्ट बन जाएगा तो फिर अपील कहां पर करेंगे? अपील तो नहीं फिर कर सकते ना आप। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया है, ये 7 रुकनी लार्जर बेंच पर कल को इन केस किसी को फैसला कोई भी जमात या कोई भी रुकन फैसला तस्लीम नहीं करता, कोई भी शख्स नहीं करता, कोई लॉर्ड स्प्रेड फैसला तस्लीम नहीं करता या वो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर देता है, तो सर फिर उसके ऊपर अपील होगी। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 15 है, वैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है, लेकिन इस बार जो है वो 2 सीट्स खाली हैं। तो 2 सीट्स के ऊपर अभी जो है वो अभी क्या कहते हैं, 2 जजेस की भी नामजदगी होनी है। उसके बाद जब 17 जजेस हो जाएंगे फिर फुल कोर्ट बन जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि फुल कोर्ट जो है 184(3) के तहत अपील का जो राइट है वो अब अगर आप फुल कोर्ट बना देते हैं तो इसका मतलब कि फिर अपील का राइट तो गया, आप अपील के हक से तो महरूम हो गए। तहरीक इंसाफ को मैं बात बता रहा हूँ। और फिर ये है कि जो 7 रुकनी लार्जर बेंच बना है, इस 7 रुकनी लार्जर बेंच ने भाई अभी कोई समाअत नहीं की, कोई इसकी हेयरिंग नहीं हुई। बुध को इसकी समाअत है, बुध को इसने इस केस को देखना है। इस 7 रुकनी लार्जर बेंच को हेड कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायज ईसा। तो उससे पहले ये डंडोरा पीटना और उससे पहले ये कहना कि जी ये 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है ये हमें इस पर एतमाद नहीं है। और ये जो देखें 6 जजेस का मामला है, ये कोई आप ये समझ लें कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत संगीन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की ISI के ऊपर, और कहा कि जी जो जजेस हैं उनको उनके जुडिशल मामलात में ISI मुदाखलत कर रही है। एक जज साहब ने तो यहाँ तक लिखा, मैं अल्लाह माफ़ करे वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता कि उन्होंने वो किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जजेस के बेडरूम्स तक कॉम्प्रोमाइज़ हुए। उन्होंने कहा कि जी वो पता नहीं वो अपनी अहलिया के साथ थे उस रूम के अंदर और वो कैमरे नस्ब थे और उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी। और एक जज साहब ने तो कहा कि जी जो हमारे अजीज़ो कारब हैं उनको उठाया गया, उनको एजेंसियां उठा कर ले गई, उनको मारा गया, उनके हाथ बांधे गए, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको थ्रेट किया गया, उनको हरास करने की कोशिश की गई। तो यहाँ तक ये जो इल्ज़ामात हैं सर, ये यहाँ तक तो पहुँचे, तो इसके ऊपर तो बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को टेक ओवर किया और इस मामले के ऊपर खुद नोटिस लिया। तो ये जो खुद नोटिस है, ये लेने का मकसद दरअसल ये है कि ये जो 6 जजेस हैं इनका भी जुडिशरी से ताल्लुक है, इन्हीं के मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद तहकीकात करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, सबके एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उससे पहले आप ये बात कर दें कि जी जो जजेस हैं वो इस मामले को टेक ओवर नहीं कर सकते या वो इस मामले के ऊपर समाअत नहीं कर सकते। भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अपने दायरा अख्तियार में आता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हेयरिंग करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने जो बरादरे निस्बती जजेस हैं उनको इंसाफ फराहम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को नहीं देखेगी तो फिर कौन सी अदालत देखेगी? अब वज़ीर आज़म ने भी चीफ जस्टिस से मुलाकात की और वो इसी तनाजुर में मुलाकात की थी कि जो जजेस के आयद करदा एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए और उनके आयद करदा एतराज़ात की रोशनी में एक ऐसा इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया जाए
जो साफ और शफाफ तहकीकात करे, जो मेरिट के ऊपर तहकीकात करे, जो अपनी रिपोर्ट पेश करे और वो रिपोर्ट पेश होने के बाद हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाए। तो सारा कुछ तो सर कौम के सामने आ जाना था, लेकिन अब चूंकि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता है कि ये जो जजेस के इल्ज़ामात हैं, ये कोई छोटे इल्ज़ामात नहीं है, बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। और इन इल्ज़ामात की हसासियत को सामने रखते हुए, इन इल्ज़ामात को सामने रखते हुए इसकी रोशनी में एक इंक्वायरी कमीशन बना। अब वो इंक्वायरी कमीशन ने समाअत करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस खुद इस मामले को देखेंगे, खुद इस पर समाअत करेंगे, और जो इस पर समाअत होगी उसके बाद ये जो है ये मामला अदालत इसको खुद देखेगी और इस पर फैसला जारी कर देगी। अब ये जो हम लोगों ने एक डंडोरा पीटना शुरू कर दिया है कि जी अदलिया इस मामले को नहीं देख सकती, जुडिशरी, तो भाई जुडिशरी के दायरे अख्तियार में आते हैं ये मामला, जुडिशरी नहीं देखना ना इन मामलात को। अब ये जो 6 जजेस थे, एक तो मैं एक चीज़ बता दूं, देखें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं ये पाकिस्तान की एक लिहाज से जुडिशरी के ऊपर भी लगे और एक लिहाज से पाकिस्तान की जुडिशरी जो है उसके ऊपर भी उंगलियां उठी। अब 6 जजेस के इल्ज़ामात एक ऐसे वक्त में जब उन्होंने कहा कि जी जो ISI है वो जुडिशल मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है, तो वो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी केस का हवाला दे रहे थे। अब मैं इन ऑनरेबल जजेस से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि जो आप जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी केस का हवाला दे रहे हैं, सर जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी ने तो उसी दिन जो है वो तमाम इल्ज़ामात की पटारी खोलकर कौम के सामने रख दी थी और उन्होंने बता दिया था कि उस वक्त जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने आकर मुझे कहा कि मरियम और नवाज शरीफ के केसेस का क्या करना है। तो मैंने कहा जी मैंने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। तो उन्होंने कहा यार व्हाट द हेल इज दिस, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, इससे तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इससे तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब जो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी केस के जो ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो उनको बरतरफ किया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, सर उनको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, उनसे कोई जवाब नहीं मांगा गया, उनसे कुछ नहीं पूछा गया और उनको उस वक्त बरतरफ कर दिया गया। और उस वक्त कौन बैठा था? जस्टिस मियां साकब निसार, जिसने इस जुडिशरी को तबाह किया, जिसने इस जुडिशरी को पोलिटिसाइज किया, जिसने इस जुडिशरी के अंदर सियासी लोगों को भर्ती किया, जिसने इस जुडिशरी का खाना ख़राब किया। और उसके दोस्त कौन थे? आसद सईद खोसा, उमर अताब बंदयाल, अजमत सईद शेख, एजाजुल हसन, फैसल अरब और एजाज अफजल, ये वो जजेस थे जो उसके दोस्त थे और इन्होंने मिलकर जुडिशरी का खाना ख़राब किया। सर उस वक्त तो कोई नहीं बोला, आज यहाँ पर बैठकर सबको इल्ज़ामात याद आ रहे हैं कि जी ISI ने ये किया वो किया। इमरान खान के दौर में जनरल फैज़ ने हमारे एक दोस्त थे, मैं उनसे बात नहीं करना चाह रहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके थ्रू मुझे ये बात पता चली कि जनरल फैज़ जो हैं उस वक्त कुछ लोगों के सामने ये बातें किया करते थे कि नवाज शरीफ और मरियम के जो हैं वो इनके कमरों के अंदर जो है वो कैमरे नस्ब किए जाएँ, इनके कमरों तक को जो है वो आपको याद है ना वो जो कराची में हुआ था, वो जो सेक्टर कमांड के वो जो थे, वो क्या उनका नाम था ऑफिसर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और मरियम और उनका कैप्टन सफदर के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया और किस तरह से फिर प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया गया। तो उस वक्त ये सब कुछ कौन करवा रहा था? सर सवाल तो ये भी बनता है, ठीक है, उस वक्त तो ये सारा कुछ बोला जा रहा था। आज ये जो सारा कुछ हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी न किसी तरह से, किसी लिहाज से, ये जो जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं, ये इसमें सर मुझे शक की बू आ रही है। मैं ये बतौर जर्नलिस्ट समझता हूँ और मुझे ये लगता है कि ये मामला कहीं से गड़बड़ है। मुझे इसमें कुछ लोगों के ऊपर तो वैसे शक है, लेकिन मैं बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये जो 6 ऑनरेबल जजेस हैं, ये तब तक जुडिशल वर्क करने की पोजीशन में नहीं है अनटिल अनलेस, तब तक जब तक इनके इल्ज़ामात दुरुस्त साबित ना हो जाएं। और कानून ये कहता है कि जब कोई जज इल्ज़ाम लगाता है तो फिर वो इंक्वायरी को फेस करता है, एक जज सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जिनको डिसमिस किया गया, सदर मुमलिकत की तरफ से उनको बरतरफ कर दिया गया, और इसलिए कि जी वो अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं कर सके, उनको पूरा मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आकर सामने आकर पेश हों और बताएं कि जो आपने प्रॉपर्टीज़ बनाई, जो आपने सेंट जॉन्स पार्क जो इधर फोर्ट्रेस वाली साइड पे, वहाँ पर जो आपने अरबों की जायदादें बनाई हुई हैं, जो आपने गुजरांवाला में प्लाजे बनाए हैं, जो आपने लॉ फर्म्स बनाई हैं, जो आपने इन चीज़ों को अपने एसेट्स में, अपने असासों में शो नहीं किया, आकर अपनी सफाई में पेश करें।
बताएं, आकर सबूत पेश करें और बताएं कि ये आपने चीज़ें किस तरह बनाई। वो सर जी वो इस चीज़ को पर्सनल ले गए और वो इन चीज़ों को बतौर सबूत के अदालत के सामने रखने की बजाय वो कह रहे हैं कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे केस का फैसला नहीं कर सकती। तो फिर भाई बाहर से कौन सी मखलूक आएगी जो आपकी केस का फैसला करेगी? कौन से फरिश्ते आएंगे जो आपके केस का फैसला करेंगे? अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? इसी तरह ये 6 जजेस के मामले के ऊपर अगर अब कोई अहमक और अगर कोई जाहिल इंसान ये कहता है कि इस मामले को जुडिशरी टेक ओवर नहीं कर सकती, तो फिर कौन देख सकता है? भाई चीफ जस्टिस ने अपने बरादर निस्बती जजेस को इंसाफ फराहम करना है। इंसाफ उनकी दहलीज तक जाना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ मिलेगा, इस अदलिया की तौकीर में, इस अदलिया की इज्जत में इजाफा होगा, इस अदलिया के वक़ार में इजाफा होगा, लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर आप ये बातें करेंगे कि जी वो तो जुडिशल मामलात में जो ISI की मुदाखलत थी उसके ऊपर तो जी जजेस के जो इल्ज़ामात थे उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए और इंक्वायरी कमीशन जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में बना दिया जाए, तहरीक इंसाफ कह रही है। जस्टिस नासिरुल मुल्क 2 लिहाज से सर मुतनाज़े हुए। एक, उन्होंने जो साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में, वो जो था NRO अमल दरामद केस, उसमें स्विस हकाम को लेटर ना लिखने की बुनियाद पर जो उसको नाहल करार दिया था, उस केस में जस्टिस नासिरुल मुल्क जो हैं वो उस लार्जर बेंच के सरबराह थे और जस्टिस नासिरुल मुल्क उन जजेस में थे जो उस बेंच के सरबराह के तौर पर भी काम कर रहे थे और जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को नाहल करने वाले जजेस में शामिल थे। फिर दूसरा इल्ज़ाम उनके ऊपर क्या है, जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब के ऊपर, कि वो तहरीक इंसाफ की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे और वो निगरान वज़ीर आज़म बने और जो 2018 के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी है उस पर तो सवालात उठ रहे थे और उसके ऊपर तो सब ने सवाल उठाया कि RTS कैसे बैठा, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी नताइज को कैसे चोरी किया गया, इलेक्टोरल सिस्टम को कैसे कोलैप्स किया गया, उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, पाकिस्तान के इंतखाबात को किस हद तक मुतनाज़ बनाया गया, RTS बिठा कर किस तरह इंतखाबी मैंडेट को चोरी करके इमरान खान जैसे सियासतदानों को ज़ोर ज़बरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सर अगर जस्टिस नासिरुल मुल्क का नाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम दे देते, तहरीक इंसाफ वाले। और वो एजाजुल एहसन साहब जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में कोई अच्छा फ़ैसला नहीं दिया, कोई आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं दिया, वो तो बंदयाल के साथ बैठकर तहरीक इंसाफ को इंसाफ दे रहे थे और वो बार बार 2 रुकनी 3 रुकनी 2 रुकनी 3 रुकनी 4 रुकनी 3 रुकनी 2 रुकनी, वो बेंच जो बनता था उसमें आपको पता क्या फ़ैसले आते थे। तो सर ये जो है, आखिर में मैं सिर्फ ये शेर बोलूँगा इस ख़त के ऊपर, इन 6 जजेस के ख़त के ऊपर, कि आज मैं ज़द में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे, आज मैं ज़द में हूँ तो कोई खुशगुमा न रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।